नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नई कहानी के संग, जिसका नाम है बुजुर्ग सास को परेशान करने वाली एक बहू को जब बेटे ने सिखाया सबक। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर सपोर्ट करें। अरे ओ महारानी, कब तक खाती रहेगी? जल्दी जल्दी मुँह चलाओ। मोहल्ले वालों से गप हाँकते समय तो पटपट जबान चलता है, अभी नहीं चल रहा है। जल्दी जल्दी खाओ और घर के काम में लग जाओ। सारा काम बिखरा पड़ा है। घर में पोछा लगाना बाकी है। 2 टाइम का बर्तन सिंक में यूं ही बास मार रहा है, दिखाई तो देता नहीं है। बस समय समय पर खाना चाहिए, गरम गरम रोटियां तोड़ने को चाहिए। खाना खा रहे शीला जी की बहू की बात सुनकर कुछ नहीं बोली। कुछ सुनाई देता है तुम्हें कि नहीं? मैं बाजार जा रही हूँ, 1-2 घंटे में लौटूंगी। काम खत्म हो गया रहना चाहिए। अगर बाकी रहा तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाथ में थैला लिए, बगल में पर्स थामे, चप्पल पहनते हुए बहू कोयल ने कहा। खाना खा रही शीला ने बहू की बातें सुनकर थोड़ा जल्दी जल्दी खाने लगी, जिससे दांतों के बीच दबकर उनका जीभ कट गया। वह दर्द के मारे मुंह दबा लिया, कुछ बोली नहीं। अगर बोलती तो बहू और बात सुनाती, तो बस मुंह पर हाथ रखकर सिर नीचे झुका लिया। घर से बाहर निकल रही बहू एक बार फिर से मुड़कर देखा तो शीला जी को मुंह पर हाथ रखे देखकर और ज़्यादा चिढ़ गई। अरे क्या हो गया? रुक क्यों गई? मुंह में कौन सा लकवा मार गया? देख, मैं फिर से बोल रही हूँ, कुछ बहाना मत करना। सब काम खत्म करके रखना। रात के खाने की तैयारी भी करके रखना। बच्चों को बाहर पार्क में लेकर चले जाना। और हाँ, बच्चों पर ही नज़र रखना, ध्यान देना। ये नहीं कि बच्चों को छोड़ दिया और खुद गप करने में लग गए। इधर उधर भाग दौड़ करने के चक्कर में बच्चों को चोट ना लग जाए, ध्यान देना। शीला जी ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिलाकर चुपचाप अपनी थाली लेकर उठ गई। ए बुढ़ी, रुक, जूठी थाली लेकर कहाँ जा रही है? कितनी बार कहा ना, जूठी थाली रसोई में मत लेकर जाओ। समझ में नहीं आता है? जाओ अपने बाथरूम में जाकर साफ करो। तब शीला जी चुपचाप बाथरूम की तरफ मुड़ गई तो बहू कोयल दांत खींचकर दाएं बाएं सिर हिलाते हुए घर से बाहर निकल गई। बहू के जाते ही शीला जी साड़ी का पल्लू मुंह में दबाकर जोर जोर से रोने लगी। मैंने जो जिद करके फैसला किया, उसी का फल भगवान दे रहा है, वही भुगत रही हूँ। मन में बोलते हुए पिछली बातें याद करने लगे। आज से 5 साल पहले बेटे की शादी की बात जब घर में चलने लगी तो बेटे ने अपनी पसंद बताई, पर शीला जी ने कहा, मुझे शहर की लड़की नहीं चाहिए, मैं गांव जाकर लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, अपने से थोड़ा नीचे, मतलब थोड़ा गरीब परिवार की, जो घर परिवार संभाल ले और जरा हमारी भी सेवा पानी करे। तब बेटे अमन ने कहा, माँ, मैं शहर में पढ़ा लिखा हूँ और शहर में नौकरी करता हूँ, तो मुझे शहरी लड़की से ही शादी कर दो। हम दोनों कमाएंगे और अच्छे से रहेंगे। अमन के पिता रामदीन बाबू को भी यह बात जम गई। हाँ, अमन की माँ, बेटा सही कह रहा है। वह शहर में रहता है तो उसको वहीं की लड़की जमेगी, तो शहर की लड़की से ही शादी कर देते हैं। नहीं नहीं, हम शहर की लड़की नहीं करेंगे। वह भी पढ़ी लिखी रहेगी, दोनों नौकरी करती रहेगी, तो फिर हमारी सेवा पानी तो दूर, घर भी नहीं संभालेगी। देख रहे हैं अपने बगल में वर्मा जी की बहू को, बेटा बहू दोनों नौकरी करते हैं, तो कैसे अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर विदेश में जाकर बस गया। साल 2 साल में एक बार आता है माँ बाप से मिलने, बाकी क्या करता है? हर महीने पैसा भिजवा देता है, नौकर चाकर लगा दिया है। पर क्या जो अपने बाल बच्चों के साथ रहने में सुख है, वो कितना भी नौकर चाकर लगा रहे, उसमें कहाँ सुख है? कहना तो तुम्हारा सही है, पर ज़रूरी नहीं गांव की लड़की आए तो तुम्हारा सेवा ही करे। अरे नहीं करेगी कोई बात नहीं, जाने दीजिए, साथ में तो रहेगी,
हमें भी सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा। एक ही तो बेटा है हमारा, तो हम बेटे बहू के साथ ही रहना चाहते हैं। माँ की जिद के सामने बेटा और पति की एक नहीं चली और वह सभी अपनी शादी के लिए लड़की देखने गांव चले। गांव में भी कितना रिश्ता देखने के बाद कोयल के बारे में पता चला। वह जरा गरीब परिवार से लेकिन पढ़ी लिखी लड़की थी। शीला जी ने देखा तो एक बार में पसंद कर लिया। अरे जैसा नाम है वैसे सुंदर भी दिखती है और मुझे लगता है उसका गुण भी ऐसा ही है। मैं तो उसके घर गई थी, देखा कितने अच्छे से काम कर रही थी, अपने माँ का हाथ बटा रही थी। मैंने पूछा भी, सारा काम जानती है? देखिएगा यह अपने घर की बहू बन जाएगी तो समझिए कि साक्षात लक्ष्मी आ गई अपने घर में। वह इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि सिर्फ उसका नाम कोयल है, बाकी तो काग ही है वो। शीला जी ने तुरंत अपने बेटे को कोयल से मिलने के लिए कहा। अमन जब मिला तो लड़की खूब पसंद आई, पर एक बात मन में अभी भी खल रही थी कि वह शहर में था और लड़की गांव की, तो मन नहीं हो रहा था। लेकिन माँ के सामने वह मुंह नहीं खोल पाया। यदि खोलता भी तो माँ एक नहीं सुनती, एक नहीं चलने देती। इसलिए वह चुपचाप उसने शादी के लिए हामी भर दी, मन में यह सोचकर कि वह माँ का भी कहना सही है, इकलौता बेटा हूँ, मैं अकेला इतना कमा लेता हूँ कि घर परिवार अच्छे से चला सकता हूँ। सच में अगर वह भी नौकरी करने वाली आ गई तो हो सकता है मम्मी पापा को एक गिलास पानी भी न दे। जब अमन ने हाँ कह दिया तो तुरंत पंडित जी को बुलाकर सगाई की मुहूर्त के साथ 3 महीने के बाद शादी की मुहूर्त भी निकलवा दिया। सारी तैयारी करते करते समय भी आ गया और दोनों का ब्याह कर दिया। कुछ ही दिनों बाद बहू को लेकर शहर आ गए। कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक रहा, पर बहुत जल्द ही बहू के तेवर बदलने लगे। यहाँ शहर में आलीशान घर, पति की कमाई और सारे सुख सुविधाएं देखकर मन में एक हुलबुलाहट सी हो गई। कितना पैसा है मेरे पति के पास, अगर यह पैसा सिर्फ मेरा ही रहे, मैं ही अपने ऊपर खर्च करूं, तो मैं कितना सुखी से जीवन जीऊँगी। अब वह सास ससुर को यहाँ से हटाने की सोचने लगी और मौका देखकर एक दिन कह दिया, बुढ़ापा आ गया अब दोनों का, तो गांव में जाकर रहना चाहिए, वहाँ का हवा पानी अच्छा होता है, आप ठीक रहेंगे। शहर में और मत रहिए, हम लोग आते जाते रहेंगे, कभी कभी आप लोग भी आते रहिएगा। ससुर रामदीन बाबूजी का मन तो हो गया, जम गया, वह जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन शीला जी ने साफ मना कर दिया, नहीं, हम गांव 2-4 दिन के लिए चले जाएंगे ठीक है, पर हमेशा के लिए रहने नहीं जाएंगे। एक तो वहाँ पर पास में अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता है, दूर शहर में जाना पड़ता है, जल्दी कोई सवारी भी नहीं मिलती, और आपका शरीर तो बीमारियों का घर है। जब तक बीमारियाँ बढ़ जाती है तब मैं अकेली कहाँ लेकर भागूंगी, और कौन नौकर लेकर आएगा। यहाँ शहर में पास में सब कुछ है बेटा, नहीं भी रहता है तो मैं अकेली भी लेकर चली जाती हूँ। गांव में इतनी सुविधा नहीं है, इसलिए हम नहीं जाएंगे, हम बेटा बहू के साथ रहना चाहते हैं। कोयल सास की बात सुनकर बहुत चौंक गई। जब देखा सास ससुर गांव जाने को तैयार नहीं हो रहे तो पति को भड़काना शुरू किया। पति ने भी उसकी एक नहीं सुनी, बहुत डांट फटकार लगाई। क्यों तुम ऐसा बोल रही हो, वो मेरे मम्मी पापा हैं, उनको जहाँ रहना है रहने दो, मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी करता हूँ क्या? और भी चाहिए तो बोलो, अगर तुम चाहती हो पैसा मैं तुम्हारे हाथ में दूँ तो ठीक है, मैं अब से तुम्हारे हाथ में पैसा दूँगा, पर मेरे मम्मी पापा को कुछ मत कहो और न यहाँ से जाने के लिए कहो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोयल अपने पति की तेवर को देखकर सहम गई और वह शांत हो गई। अब वह मन मार कर रहने लगी, लेकिन मन ही मन सोच रही थी, कोई तो ऐसा रास्ता निकले जिससे कि बुढ़ा बूढ़ी यहाँ से चले जाए, इन दोनों से छुटकारा मिले, पर कैसे समझ नहीं आ रहा था। आखिर वही हुआ जो वह चाहती थी। कहते हैं ना, बिल्ली के भाग्य से छींका टूटता है, वही हुआ। कुछ सालों बाद पति का प्रमोशन हुआ और उसे 6 महीने के लिए विदेश भेजा गया। पति के जाते ही कोयल के तेवर बदल गए।
और वह सास ससुर दोनों पर अत्याचार करने लगे। खाने पीने से लेकर हर चीज़ में कटौती करने लगे। इतना ही नहीं, घर के काम वाली हटा दिया। घर का सारा काम सास से करवाने लगे और बाहर का काम ससुर से। बेटा शहर से पूछता तो दोनों पति पत्नी को कुछ शिकायत करने नहीं बनता कि आखिर बेटा इतना दूर है, कुछ कहेंगे तो हो सकता है उसे भी तकलीफ़ हो, कुछ समस्या हो जाए, या फिर हो सकता है दोनों के बीच मनमुटाव हो जाए। इसलिए मन मार कर रहने लगे। 6 महीना बीतते बीतते रामदीन बाबू इतना बीमार पड़ गए कि एक दिन सीढ़ी से उतरते समय गस खाकर गिर गए। जब तक डॉक्टर के पास लेकर जाते तब तक रास्ते में ही दम तोड़ दिया। डॉक्टर के दिखाने पर पता चला कि वो हृदय रोग से ग्रसित थे। अब शीलाजी को याद आया। वह अक्सर कहा करते थे, मुझे छाती में दर्द हो रहा है। अब शीलाजी के हाथ में पैसा नहीं थे। अगर बेटा पैसा भेज भी दे तो सारा पैसा बहू रख लेती थी। शीलाजी ने कितनी बार कहा इलाज करा देने के लिए, पर बहू ने नहीं कराया। हर बार यही कहती कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और ख़बरदार जो अगर कभी तुम दोनों पैसे के लिए बेटे को कॉल किया तो अब हमारा परिवार है, हम अपने बारे में सोचेंगे, तुम्हारे बारे में ही जीवन भर सोचते रहे, ऐसा नहीं होगा। 6 महीने बाद बेटा घर आया तो बहू ने सास को पहले ही हिदायत दे दी कि बेटे के सामने मुंह मत खोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हारा भी वही हश्र करेंगे जो बुढ़े का किया। शीलाजी डर के मारे बेटे को कुछ नहीं कह पाई। बेटे ने पूछा भी तो बस कहा, हाँ मैं अच्छे से रह रही हूँ। इसी बीच कोयल गर्भवती हो गई तो अमन भी रुक गया पत्नी की देखभाल करने के लिए। बच्चा होने के कुछ दिनों बाद एक बार फिर वह विदेश चला गया। पति के जाते ही बहू की मनमानी और बढ़ गई। घर के सारे काम सास से करवाती। शीलाजी अगर एक बार भी ना नुकुर करती तो बहुत बुरी तरह से झगड़ा करने लगती, भला बुरा कहने लगती। इसी बीच शीलाजी को गठिया पकड़ लिया, जिससे उन्हें काम करने नहीं होता, बहुत दर्द होता। लेकिन बहू बात समझने को तैयार नहीं थी। उसे लगता कि सास बहाने कर रही है। सब याद करके शीलाजी फूट फूट कर रोने लगी। क्यों भगवान, क्यों इतना अन्याय करते हैं? मेरे पति के साथ मुझे भी उठा लेते, क्या ज़रूरत थी इतनी लंबी आयु देने की? अगर दिया भी तो हाथ पैर सही सलामत रखते। बोलते हुए घर के काम में जुट गई, लेकिन हाथ पैर में दर्द हो रहा था तो थोड़ी देर काम करती फिर बैठ जाती। जब तक बहू मार्केट से आई तब तक काम खत्म नहीं हुआ था। देखकर बहू एक बार फिर चिढ़ गई। तुझे पेट भर के खाना मिलता है, बैठे बिठाए दवा पानी करते हूँ, इसलिए तुम्हारा बदन और ज़्यादा दर्द होने लगता है। जब दवाई कराने के बाद भी दर्द होता ही है तो फिर क्या फ़ायदा दवाई खाकर? तो आज से तेरा दवाई बिल्कुल बंद। शीलाजी रोती गिड़गिड़ाती रह गई। बहू ऐसा मत करो, ठंडी का महीना है, मैं उठ बैठ भी नहीं पाऊँगी। लेकिन बहू एक न सुने। उस दिन से शीलाजी को न कभी समय पर खाना मिला, ना ही दवाई। दिसंबर की करकराती ठंड, ऊपर से गठिया की बीमारी, वह दिन रात दर्द के मारे कराहती रहती। कुछ दिन यूं ही बीत गए। जब शीलाजी को दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने बहू के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, बहू मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चल मुझे डॉक्टर से दवाई दिला दे, या मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाएगी तो तू ही दवाई ला दे। अब दर्द बर्दाश्त नहीं होता। एक बार दर्द कम हो जाएंगे तो मैं घर का सारा काम कर दूँगी। ठंडी है ना, इसलिए दर्द बहुत हो रहा है। मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। अम्मा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी और बहू उनको ज़ोर ज़ोर से डांटे जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी। तभी दरवाजे पर बेल बजी। कौन आया होगा? बहू थोड़ा सकपका गई। फिर सास को हिदायत देते हुए कहा, खबरदार जो मुँह से एक शब्द निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप यहाँ बैठी रह, मैं देखती हूँ कौन है। अगर घर के कोई मेहमान होंगे तो अपना मुंह बंद रखना, कुछ बोलना मत, और हाँ जल्दी से आंसू पोंछ लो। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला तो सामने ननद थी। अरे दीदी आप यहाँ अचानक, एक बार फ़ोन भी नहीं किया। ननद ने हंसते हुए कहा, भाभी माँ के घर आ रही हूँ तो हर बार फ़ोन कर
आना ज़रूरी है क्या? और एक तरह से सरप्राइज भी समझो। वैसे कैसे हैं आप? दोनों बच्चे कैसे हैं? माँ कैसी है? कोयल थोड़ा घबरा गई कि कहीं उसके सामने उसकी पोल न खुल जाए, बूढ़ी कहीं उसे सब कुछ बता न दे। यह देखकर ननद ने हंसते हुए कहा, अरे भाभी, आप इतना मत घबराओ, मैं बस यूं ही कुछ घंटे के लिए आई हूँ। 2-4 दिन तो क्या, पूरा दिन भी नहीं रुकने वाली। मैं इधर आई थी कुछ काम से, तो सोचा माँ से आप सबसे मिलते जाऊँ, और कुछ नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है दीदी, आप आइए, आराम से रहिए, 4 दिन रुक कर जाइए। नहीं नहीं, घर पर भी मेरे सास ससुर हैं, बाल बच्चे हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं रुक पाऊँगी। वैसे कैसी हो माँ? तबीयत कैसी है? गठिया का दर्द कैसा है? दवाई ले रही हो ना? क्या हुआ? दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही हो, ढंग से खाना नहीं खाती हो, दर्द ज़्यादा होता है, दवाई समय पर लिया करो। भाभी, कभी क्यों नहीं लहसुन अजवाइन वाला तेल गरम करके माँ को रगड़ देती हो? दर्द में थोड़ा आराम मिलेगा। बहू ने तुरंत सास को इशारा किया, कुछ नहीं बोलने के लिए। हाँ दीदी, सब करती हूँ, लेकिन गठिया इतना बढ़ चुका है कि उन्हें दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। सुनकर ननद रसोई में गई और तेल गरम करके ले आई और माँ को लगाने लगी। शीला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। जो बेटी ने नोटिस तो कर लिया, पर कुछ बोला नहीं। तब तक भाभी ने फटाफट खाना बनाया और उन्हें खाने को दिया, ताकि वह खाना खाकर जल्दी से निकल जाए। जब ननद खाना खा रही थी तो उसने कहा, भाभी, माँ के लिए भी खाना निकाल दीजिए ना, और आप भी अपनी थाली लगा लीजिए, हम तीनों साथ में खाना खा लेते हैं। मैं और मम्मी जी बाद में खाना खा लेंगे, आप खा लीजिए, आपको देर हो रही होगी, जाना होगा, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। हाँ भाभी, सही कहा। वह खाना खाने लगी, तभी उसकी नज़र बगल में खाट के नीचे रखी थाली पर गई, जिसमें सूखी रोटी पड़ी हुई थी, जो देखने से बासी लग रही थी। बेटी ने तभी कुछ नहीं कहा। शीला जी के मन में आया कि सब कुछ बेटी को बता देती हूँ, परंतु हिम्मत नहीं हुई। सोचने लगी, बेटी के जाने के बाद फिर कहीं और ज़्यादा नाराज़ हो गई और बिल्कुल खाना पीना बंद कर दिया तो क्या करूँगी। बेटी ने खाना खा लिया, माँ के गले लग भाभी से विदा लेकर कुछ ही देर में अपने घर के लिए निकल गई। ननद के जाते ही बहू चिढ़ गई, क्यों रे बुढ़िया, यह आंसू टपका कर रो कर दिखा रही थी कि मैं तुझे दुख देती हूँ, बेटी को जना रही थी, पर देखा, पता लगने दिया, कुछ पता चला तुम्हारी बेटी को, यूं ही शांत पड़ी रह मुंह बंद करके। अगर कुछ बोलने की कोशिश की तो ऐसा गायब करूँगी कि फिर कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम्हें। बिस्तर में पड़े पड़े दिमाग खराब करती रहती है, पता नहीं कब जान छूटेगा, कब मरेगी। शीला जी की आंखों से आंसू बह गए, रोते हुए दांत किटकिटाते हुए कंबल के नीचे घुस गई। अब जब शीला जी का दवाई बंद हो गया, खाना पीना भी समय पर नहीं मिला, तो वह दिन पर दिन और कमज़ोर होती गई और एक भी काम करने लायक नहीं बची। तब बहू का क्रोध दिन पर दिन और बढ़ता गया। एक बार फिर दिमाग में ख्याल आया कि ठीक ठाक थी तो थोड़ा बहुत काम में मदद करती थी, अब तो यूं ही परे परे खाती रहती है, पता नहीं किस तरह से छुटकारा पाऊं। अब यह उपाय सोचने लगी और जल्दी उसने एक उपाय सूझी। कुछ दिन बाद उसने बड़े प्यार से कहा, माँ जी, आपका दर्द बहुत बढ़ता जा रहा है, चले आपको डॉक्टर से दिखा देती हूँ। शीला जी को विश्वास नहीं हुआ कि बहू इतने प्यार से इस तरह बात कर सकती है, फिर डॉक्टर से दिखा सकती है, लेकिन फिर भी बहू पर एक पल के लिए भरोसा कर उसके साथ विदा हो गई। बहू ने गाड़ी बुलाई और सास को लेकर चली गई, परंतु डॉक्टर से दिखाने के बाद उन्हें घर लेकर नहीं आई, वहीं स्टेशन पर छोड़ दिया और चुपके से सामान लेने के बहाने निकल गई। शीला जी स्टेशन पर बहू का इंतज़ार करती रह गई। जब काफ़ी देर तक नहीं आए तो उसे शक होने लगा कि बहू ने उसे छोड़ दिया और चली गई। अब वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। धीरे धीरे वहाँ लोग जमा होने लगे, उनका नाम पता पूछने लगे और बहू इधर घर पर आकर चैन से सांस ली। चलो, उस बुढ़ी से छुटकारा तो मिला, लेकिन कहीं बुढ़िया ने किसी को नाम बता दिया और वह यहाँ आ गई तो फिर क्या होगा। तब तो वह यहाँ रहेगी भी और बेटे को भी सब बता देगी, फिर तो मेरी खैर नहीं। हे भगवान,
ऐसा कुछ नहीं हो, यह बुढ़ी वापस पलट कर ना आए, ऐसा ज़रूर कुछ करना। आखिर भगवान ने भी उसकी प्रार्थना सुन ली और वैसा ही हुआ जैसा उसने चाहा। वह अम्मा पलट कर नहीं आई। 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए और इसी तरह हफ्ते, 10 दिन और धीरे धीरे महीने बीत गए, पर शीला जी नहीं आई। तो बहू अब निश्चिंत हो गई कि अच्छा हुआ, छुटकारा मिल गया। अब काफ़ी आज़ादी से रहने लगी। कुछ दिनों बाद बच्चों की स्कूल की छुट्टी हुई और ननद का फ़ोन आया कि भाभी, दोनों बच्चों को दे जाइए, यहाँ पर मन लगा रहेगा, कुछ दिन खेलेंगे, यहाँ पर भी रहेंगे। तो हाँ ठीक है दीदी, मैं आज ही लेकर आ जाती हूँ बच्चे को। फिर वह बच्चे को लेकर चली, लेकिन मन में एक बार फिर से आशंका हुई, कहीं ननद ने माँ के बारे में पूछ लिया तो क्या जवाब दूँगी। फिर मन में सोचा, अगर पूछ लिया तो कुछ बहाने बना दूँगी। वैसा ही हुआ। ननद ने कुछ नहीं पूछा, एक बार भी नहीं माँ के बारे में पूछा। वह दोनों बच्चों को देखकर खुश हो गई, व्यस्त हो गई। भाभी कुछ देर रुकी, फिर बोली, दीदी मैं घर जाती हूँ, माँ भी घर पर अकेली है, उनकी देखभाल करनी है। वह झूठ बोलकर वहाँ से भागना चाह रही थी ताकि दीदी को कहीं कुछ पूछ न ले माँ के बारे में। दीदी ने भी कहा, हाँ ठीक है, जब इसकी छुट्टी खत्म हो जाएगी तो मैं बच्चों को लेकर आ जाऊंगी। ठीक है दीदी बोलकर कोयल घर आ गई। कुछ दिन अच्छे से बीत गया। अब बच्चों की छुट्टियां खत्म होने को आ गई तो उसने ननद को फ़ोन किया, दीदी बच्चों की छुट्टी खत्म हो गई तो मैं लेने आ रही हूँ। अरे भाभी, बच्चों का मन तो यहाँ बहुत लग गया है, एक आध दिन और रहने दो। ठीक है दीदी बोलकर कोयल ने बच्चों को कुछ दिन और छोड़ दिया। इसी बीच कोयल के घर एक नोटिस आया। उसने देखा तो उसमें लिखा था, यह घर शीला जी का है और उसमें आप ज़बरदस्ती रह रही हैं, तो जितना जल्दी हो सके घर खाली कर दीजिए। देखकर कोयल चौंक गई। यह किसने कहा आपसे? जिसका घर है उसी ने कहा है, आप जल्द से जल्द घर खाली कर दीजिए, नहीं तो हमें ज़बरदस्ती आपको हटाना पड़ेगा, आपका सामान बाहर फेंकना पड़ेगा। कोयल के पैर तले ज़मीन खिसक गई। मैं तो सोच रही थी बुढ़ी से छुटकारा मिला, लेकिन यह तो कुंडली मार कर बैठी है। आखिर है कहाँ, कहाँ से सब कर रही हैं। लेकिन रुक, मैं तुझे बताती हूँ। फिर तुरंत उसने अपने पति को फ़ोन लगाया। पति ने भी एक बार में फ़ोन उठा लिया। क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हो? अरे परेशान क्यों ना हूँ, तुम तो विदेश में जाकर बैठे हो। तुम्हारी माँ इधर मुझे पानी पिला कर रख दी है, परेशान करके रख दी है। इतने अच्छे से रह रही थी, मैं सेवा पानी कर रही थी, पर पता नहीं किसने क्या सिखा पढ़ा दिया, नहीं मालूम। कुछ दिन पहले घर छोड़कर चली गई और अब नोटिस भेजी है कि हमें घर खाली करने को कहा है। अब मैं 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी भला? ज़रा अपनी माँ को कहो कि बुढ़ापे में दिमाग फिसल गया है तो सही जगह पर दिमाग को रखे। लेकिन माँ गई कहाँ है और ऐसा क्या हुआ जो माँ ने ऐसा कदम उठाया? अरे पता नहीं कहाँ गई है, अचानक ही घर छोड़कर चुपचाप चली गई, बताकर भी नहीं गई और चुपचाप नोटिस भेज दिया है। देखो कोयल, माँ तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि चुपचाप कहीं चला जाए। कहीं तुमने उसके साथ तो कुछ नहीं किया? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? किसने कहा आपको ऐसा? माँ ने कहा। अरे कौन कहेगा, कोई नहीं, और माँ से तो मेरी बातचीत नहीं हुई है, मैं तो बस तुमसे पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप जल्दी से कुछ करिए। मैं 2 बच्चों के साथ कैसे रहूँगी यहाँ पर? कैसे 2 बच्चे तुम्हारे? बच्चे कहाँ हैं? अब तुम्हारे पास है? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं, दीदी के पास है। लेकिन अब तो आएंगे ही मेरे पास ना। नहीं, अब बच्चे तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। क्या क्या मतलब है आपका? क्या कह रहे हैं? अब बच्चे यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? मेरे पास रहेंगे। और हाँ, तुम अकेले रहना, का मन ज़्यादा होता है ना तो तुम अकेले रहो, बच्चे और माँ मेरे साथ रहेंगे। यह आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब सब समझ में आ जाएगा। कोयल, तुम एक बहू नहीं, डाकन हो। बहुत पाप किया है तुमने। मेरे पिताजी का इलाज नहीं कराया, माँ को इतना दुख दिया और मैं कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है कोयल। बोलकर उसने तुरंत वीडियो कॉल किया तो देखा सास और दोनों बच्चे पति के साथ विदेश में हैं।
उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह आपके पास कैसे अचानक? इस तरह यह सब क्या है? क्यों? तुम्हें क्या लगा एक तुम्हारा ही दिमाग बहुत तेज चलता है? तुम ही होशियार चालाक हो और बाकी सब बेवकूफ़ है? मुझे कुछ नहीं पता चला कि तुम माँ के साथ क्या व्यवहार कर रही हो? उन्हें किस तरह से खाने से लेकर दवा पानी तक के लिए तरसा दिया? किस तरह उसे अपशब्द कहती थी? सब भूल गई, दिमाग से निकल गया। जब तुम्हें अकेले ही रहने का मन था तो उस समय क्यों नहीं कहा, जब तुम्हारी शादी हो रही थी, कि मैं अलग रहूँगी, मुझे सास ससुर नहीं चाहिए, मैं तभी तुमसे शादी नहीं करता। तभी शादी कर ली। उसके बाद मेरी माँ को इतना परेशान करने लगी। तुम एक बार नहीं सोची एक औरत होकर दूसरी औरत को इतना परेशान करोगी तो तुम कहाँ की होकर रहोगी? मैं तुम्हें खुश रखने के लिए वह हर सुख सुविधा दी जो तुमने चाहा, पर बदले में तुमने मेरे माँ बाप के साथ ही दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। तुम एक बार भी नहीं सोचा जब मुझे पता चलेगा तो मुझ पर क्या बीतेगी? तुम्हें अकेले रहने का बहुत मन है तो अब रहो तुम अकेले। मैं मेरी माँ और मेरे बच्चे को अब यहीं रखेंगे। और हाँ, पुलिस के नोटिस जो मिला है, जल्दी से घर खाली करो और जहाँ जाना है तुम्हें जाओ। और हाँ, अगर तुमने होशियारी की, पुलिस के पास जाकर झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगाया, तो मैं भी अभी के अभी पुलिस बुलाऊंगा। अब तुम यह मत सोचना कि तुम्हारे खिलाफ़ सबूत क्या है। बहुत सबूत है तुम्हारे पास, बहुत ज़्यादा। भेजूँ क्या तुम्हें एक सबूत? बोलकर उसने तुरंत एक वीडियो भेजा जिसमें वह सास को अपशब्द और भला बुरा कह रही है। देख, एक बुजुर्ग को परेशान करने के लिए यह काफ़ी है। अब अगर अपना भला चाहती है तो चुपचाप घर छोड़ दे और जहाँ मन होता है तुम वहाँ अकेली रहो। यही तुम्हारी सज़ा है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, तुम्हें कभी नहीं अपनाऊँगा, कभी अपने पास नहीं बुलाऊँगा। तुम अकेले रहो, फिर पता चलेगा परिवार और सबके साथ रहने की क्या कीमत होती है। और हाँ, अगर तुम पुलिस में गई तो उससे पहले मैं तुम्हारे खिलाफ़ सारा सबूत दिखाऊंगा। कोयल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह फूट फूट कर रोने लगी, क्षमा मांगने लगी, लेकिन तब तक अमन ने फ़ोन काट दिया था। यहाँ यह रोती बिलखती रह गई। वहाँ पर अमन अपने बच्चे और माँ को गले से लगा लिया। माँ, अब हम यहाँ एक साथ रहेंगे, मिलकर रहेंगे। दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।